फॉल ऑफ जेरूसलम यानी जब सलीबियों ने बैतुल मक़दस पे कब्जा किया, वहाँ से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। 1099 से लेकर 1187 तक का जो पीरियड है, 88 ईयर्स का, हम इस पे फोकस करेंगे। मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके टखनों तक खून है, मुसलमानों को खून बहाया जा रहा है। तो उस वक्त भी क्या आज जैसे हालात थे? फिरोज पे नैब का केस चल चुका था और नैब की कार्रवाई हो चुकी थी, तो फिरोज को वो बिटरनेस थी, कार्रवाई हो गई थी, कार्रवाई हो चुकी थी, उससे जुर्माना, हाँ यहाँ तो सिर्फ कार्रवाई चलती है ना, बाद में छूट जाते हैं, उससे जुर्माना वसूल किया जा चुका था। इस किले को फतह करने के बाद जो हुआ वो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजिडीज में से एक है। तो ये जो बगदाद की मस्जिद के अंदर लोग मौजूद हैं, ये लोग तो उन हालात को नहीं देख रहे थे, फिर भी रो रहे थे, सुनकर रो रहे थे। तो हमारे लोग तो आज देख भी रहे हैं और फिर भी उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। तलवारें तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। हज़रत उस्मान का भेजा हुआ एक मसहफ इस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था, ओरिजिनल मस्जिद में, ग्रैंड मॉस्क ऑफ बगदाद में दाखिल हुए और सबसे आगे वाली सफ में चले गए और जाकर इन्होंने, अब सब रोजे से हैं, और जाकर इन्होंने खाना शुरू कर दिया उनके सामने। उन्होंने कहा कि जब तलवारें जंग के अंगारों को दहकाएं, उस वक्त आंसू बहाना मर्द का सबसे नाकारा हथियार है। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ फ़लस्तीन, सरज़मीन अंबिया, एक ऐसी सरज़मीन जिसको अंबिया से निस्बत हासिल है, एक ऐसी सरज़मीन जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद किया, एक ऐसी सरज़मीन जिसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बसाया, एक ऐसी सरज़मीन जहाँ पर आपके और हमारे पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आँख खोली और इसी सरज़मीन से आप आसमानों की जानिब गए। अर्ज़ फ़लस्तीन वो सरज़मीन जहाँ पर नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम-ओ-बेश 1,24,000 पैगम्बर की इमामत फरमाई। यही वो सरज़मीन है जिसकी जानिब रुख कर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। यही वो सरज़मीन है जिसको खलीफ़ाए दोम हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़तह किया। और आपकी फ़तह के बाद अमूमन जो लोग जानते हैं, लोग इसके बारे में ये जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक के बाद इसको दूसरी बार फ़तह किया सलाउद्दीन अय्यूबी ने। लेकिन चूँकि तारीख़ अपने अंदर कई सारे राज छुपा कर रखती है जिसको जानना चाहिए, तो हज़रत उमर फ़ारूक से लेकर ये जो सलाउद्दीन अय्यूबी का दौर है और आपकी फतूहात हैं, इसके दरमियान क्या कुछ हुआ, कौन कौन से बैटल्स हुए, कौन कौन से रहनुमा आए, मुसलमानों के साथ क्या क्या साजिशें हुई, मुसलमानों को किसने अंदर से तोड़ा, किसने बाहर से तोड़ा, आखिर हुआ क्या। तो उमर फ़ारूक से लेकर सलाउद्दीन अय्यूबी तक का जो ये दौर है, इसको समझने के लिए आज हमने स्टूडियो में जिसको दावत दी है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही मारूफ कंटेंट राइटर हैं और रिसर्च रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर। अशर नईम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अशर भाई, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, उमर फ़ारूक के बाद क्या हुआ बैतुल मक़दस के साथ? अच्छा, मैं जो आज हमने टॉपिक सोचा है, जो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, उसकी ख़ास वजह है क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, ये सर्कल्स में चलती है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ठीक, हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर अगर आप हिस्ट्री को गौर करें, हिस्ट्री के ऊपर, तो आपको लगेगा कि इवेंट्स रिपीट हो रहा है। एम्पायर्स का बनना, उनका बिखर जाना, दूसरे नए एम्पायर्स का बनना और उनका बिखर जाना, तो ये सर्कल में चलता है। इसलिए अगर आपने फ्यूचर के लिए अच्छी रहनुमाई आपको चाहिए, तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप देखें कि हिस्ट्री में क्या हुआ। तो जो आजकल हालात चल रहे हैं, इस पर सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम एक ख़ास पीरियड पे गौर करें, जिससे हो सकता है कि हमें कुछ अच्छी रहनुमाई मिले, कुछ पॉइंटर्स ऐसे मिलें जो हम आज अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम एक बार फिर बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का झंडा लहरा सकें। तो वो जो ख़ास पीरियड है जिसे मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ, ये पीरियड है फॉल ऑफ जेरूसलम, यानी जब सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा किया, वहाँ से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। तो ये 1099 से लेकर 1187 तक का जो पीरियड है, 88 ईयर्स का, हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक, 1099 से लेकर 1187। तो अशर भाई, बात कहाँ से शुरू की जाएगी, कहाँ से दास्तान शुरू होती है दर्द की? हम अपने पहले फेज़ को नाम दे देते हैं फॉल ऑफ जेरूसलम। पहले फेज़ का नाम ही आप फॉल दे रहे हैं जी। तो पहले तो किसी एम्पायर का राइज होता है, फिर फॉल होता है। तो हमारा जो राइज हुआ है वो तो लोग उससे वाकिफ़ हैं कि हज़रत उमर ने जब इसको फ़तह किया और उसके बाद तो एक बेहतर हालात थे, उन हालात में मुसलमान उसको रूल करते रहे, तो जहाँ से मसला शुरू हुआ, क्योंकि हमें आज के हालात में रहनुमाई चाहिए कि वो मसाइल कैसे हुए। तो फॉल ऑफ जेरूसलम, क्योंकि अभी हम फॉल वाली स्टेट में ही हैं, हमारा फॉल जो है वो पिछले कई सौ सालों से हुआ ही जा रहा है,
तो हमें पहले फॉल को देखना होगा और फिर राइज की तरफ हम आएंगे। तो फॉल ऑफ जेरूसलम की तरफ अगर हम चलें तो इसमें मैं एक कैच छोड़े जा रहा हूँ। इस कहानी का कैच है कि जेरूसलम के फॉल होने पर अब्बासी खलीफा ने ऐसा क्या किया जो आज तक के सारे हुक्मरान कर रहे हैं। वो कौन सी सुन्नत है जो उन्होंने शुरू करी जो आज हमारे मुल्क में भी वही होता है। तो हम उसको देखेंगे, उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले उस वक्त के हालात को समझते हैं। ठीक है। तो इस वक्त जो सीरिया है उसके अंदर सल्जूक एम्पायर था। जो सल्जूक एम्पायर तकरीबन अफगानिस्तान से शुरू होकर और ये सीरिया तक फैला हुआ था। सल्जूक एम्पायर जिसमें एक बड़े बादशाह अल अरसलान थे जो बहुत मशहूर बादशाह हैं। इनके मरने के बाद इसमें फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गई थी। ठीक। मगर बहरहाल सल्जूक बड़े जंगजू थे, तो ये इन्होंने जो है वो बैजेंटाइन एम्पायर की टेरिटरीज पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो रोमन एम्पायर जो है सल्जूक्स ने जो आज जहाँ तुर्की है, जहाँ आज इस्तांबुल है, वहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल होता था, इस पर ही हमले कर रहे थे। तो 1095 में जो एम्परर है बैजेंटाइन एम्पायर का, रोमन एम्पायर का, उसने ख़त लिखा पोप अर्बन को। उस वक्त पोप अर्बन दोयम पोप था ईसाइयों का। हम बात कर रहे हैं 1095 की। ठीक है। कि हम पर ये मुसलमान हमला कर रहे हैं, तो आप इसका सद्देबाब करें, क्योंकि ख़ुद रोमन एम्पायर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार था और ये बड़ा महदूद हो गया था और कमज़ोर हो गया था। और ताकत जो थी ना वो थी पोप के पास और यूरोप के अंदर, कि यानी इनके मुकाबले में वो ज़्यादा ताकतवर थे। तो इसने उनसे मदद मांगी और फिर पोप अर्बन ने एक पूरा क्रिश्चियनिटी के अंदर जहाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे हमारा जहाद का कॉन्सेप्ट है ना। तो पोप अर्बन वो पहला बंदा है जिसने ये क्रूसेड्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया। उसने उसकी पूरी एक थीम बनाई, लोगों को बताया कि अगर आप से ये सलीबी जंगें होंगी, इसमें अगर आप हिस्सा लेंगे, अगर आप बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने जाएंगे तो हम आपको लिख के देंगे कि आप जन्नती हो। यानी हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है, कोई बड़े से बड़ा आलिम, कोई बड़े से बड़ा सूफ़ी किसी को कह नहीं सकता कि मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। मगर इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया कि अगर आप बहुत गुनहगार हैं तो अगर आप इस सफ़र पे जाते हैं सलीबी जंगों के, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि हमने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। यानी इंसानों ने इंसानों के गुनाह माफ़ कर दिए। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। अगर हमारे यहाँ भी चल जाए तो काफ़ी लोगों को आजकल ज़रूरत है, मगर बहरहाल लाइन लग जाएगी। तो अगर ऐसी ऑफ़र आप करें कि आओ हमसे गुनाह माफ़ कराओ, तो ज़्यादातर गुनहगार लोग आएंगे। तो बड़े क्रिमिनल माइंडेड किस्म के वो लोग जिन्होंने कुछ कत्ल किए हुए थे, जो अपने इलाकों से भागे हुए थे, इस किस्म के लोग, और कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग भी यूरोप के जमा हुए कि हम इस मुक़द्दस जंग का हिस्सा बनेंगे। तो ये इन्होंने रेड क्रॉसेस ये लगाते थे, जो जहाँ से क्रूसेड का सारा कॉन्सेप्ट चला है, जो आज तक भी कहीं कहीं रेड क्रिसेंट आज तक भी है, वो रेड क्रॉस आज तक भी है। तो वो रेड क्रॉस की वहाँ जाकर बात मिलती है। ठीक है। तो ये चले और ये अब 2 साल हो गए और 1097 के अंदर ये पहली मुस्लिम टेरिटरी पे पहुँचे, जो एंटीओक थी, जो आजकल तुर्की का हिस्सा है, अंताकिया कहलाती है आजकल। वो एंटीओक के किले पे जब ये पहुँचे तो वहाँ जो गवर्नर था वो था यागी सियान ने अपने इर्द गिर्द के इलाके के लोगों से मदद की अपील की कि भाई ये ईसाइयों की कोई फौज आई, क्योंकि मुसलमानों को कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन लोग आ गए। क्योंकि यूरोप, समझे, इस वक्त तक यूरोप एक ऐसा इलाका था जहाँ कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। ये ज़बू हाली का शिकार था, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज सब यूरोप जाना चाहते हैं, उस वक्त कोई नहीं जाना चाहता था और किसी को पता भी नहीं था कि ये यूरोप किस बला का नाम है। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक फॉग में से एक पूरी आर्मी निकल कर आ गई है। तो उसने मदद की अपील की। इस वक्त तक फ्रेगमेंटेशन हो चुकी थी सल्जूक्स में और सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। ठीक है, आपको कुछ फेमिलियर सा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो बजाय यागी की मदद करने के लोगों ने सोचा कि यार यागी भी हमसे लड़ता ही है ना, तो अच्छा है कि यागी को कोई और न्यूट्रलाइज कर दे, तो एक बंदे से हमारी जान छूट जाएगी। तो कोई उसकी मदद करने नहीं आया। अच्छा, हालांकि कोई उसकी मदद करने नहीं आया, फिर भी उसका जो किला था वो बड़ा मजबूत था, वो फॉल होना मुश्किल था, बहुत मजबूत किला था एंटीओक का। हुआ ये कि यागी का जो किला था, इसकी हिफाजत का जिम्मेदार था एक बंदा जिसका नाम था फ़िरोज़ इसका ज़िम्मेदार था। फ़िरोज़ को कुछ अरसे पहले यागी ने उसके ऊपर एक जुर्माना किया था, क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व था। अब जो लोग ज़रा पावरफुल होते हैं ना, तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो जब पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना हुआ। समझ लें आपके फ़िरोज़ पे नैब का केस चल चुका था और नैब की कार्रवाई हो चुकी थी। तो फ़िरोज़ को वो बिटरनेस थी, कार्रवाई हो चुकी थी, उससे जुर्माना, हाँ, यहाँ तो सिर्फ कार्रवाई चलती है ना, बाद में छूट जाते हैं, उससे जुर्माना वसूल किया जा चुका था। ठीक। तो वो सेटलमेंट हो चुकी थी उससे, नैब वाली उससे भारी जुर्माना वसूल किया था। तो उसको ये एक रिजेंटमेंट थी यागी की तरफ कि यार यागी ने मेरे साथ गलत किया। मगर यागी ने उसे पोस्ट से रिमूव नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये वो दौर है कि अब कोई CSS नहीं है, अब कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है। एक बंदा अगर आप रिमूव करते हो तो आपको उसकी जगह बंदा चाहिए। बिल्कुल। तो जब ये फ़ौजें सलेबी पहुंची एंटीओक पे, तो यागी ने खुद उन्हें किले के अंदर घुसने का रास्ता दिया। जो बंदा हिफाजत का अमीन था, जिम्मेदार था, उसने खुद ही सामने वाली फोर्सेस को अंदर दाखिल कर दिया। और ये पहला किला है जो फॉल हुआ सलेबियों के हाथ। सलेबियों ने से जिसमें सहूलतकार बना घर का बंदा फ़िरोज़ ये अच्छा आदमी नहीं है।
इसके आगे चलते हैं तो यहाँ से ये फोर्सेस अब इन्हें कॉन्फिडेंस हो गया। हालांकि ये बड़ा रैग टैग था, इसमें कोई बादशाह शामिल नहीं था, इसमें कोई मशहूर यूरोप का जनरल शामिल नहीं था। ये मुख्तलिफ लॉर्ड्स थे जो मिलकर एक बड़ी रैग टैग किस्म की आर्मी थी। कुछ इटालियंस थे, कुछ फ्रेंच थे, तो मुख्तलिफ लोग थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि हम इतनी कामयाबी इतनी जल्दी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे गद्दार मिल गए। यहाँ से वो आगे गए और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। अच्छा, बैतुल मुक़द्दस का मसला ये था कि ये वाले जो टेरिटरीज हैं ना, ये पूरी सीरिया, इस सीरिया में एक तरफ सल्जूक थे, ठीक है, और दूसरी तरफ थे फातमी खिलाफत, जो ठीक कि है। आजकल हमारे यहाँ हम आगा खानी जिन्हें कहते हैं, इस्माइली। इस्माइलियों की खिलाफत रही है जिसे फातमी खिलाफत कहा जाता था। एक ज़माने में बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मगर इस वक्त तक आते हुए वो भी कमज़ोर हो चुके थे। तो सल्जूकों की और फातमियों की जंगें चलती थीं, और जो शहर थे वो कभी एक के हाथ में जाते थे, कभी दूसरे के हाथ में। यही काम बैतुल मुक़द्दस के साथ भी हुआ था। 1 साल पहले ही फातमियों ने सल्जूकों से बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। अब ये जो बैक एंड फोर्थ थी ना, कि कभी एक फ़तह कर रहा है, कभी दूसरा फ़तह कर रहा है, इसकी वजह से सारे शहर कमज़ोर हो चुके थे। इस वक्त तक सारे शहर जो है वो फ़लस्तीन के कमज़ोर थे, और वो एक आसान शिकार थे सलेबियों के लिए। तो अच्छा यहाँ मैं पर इंटरप्ट करूँगा आपको यहाँ पे, सिर्फ एक बात, हमारे सुनने वाले जो हैं वो शायद इतना डीपली समझ ना पाएँ, लेकिन अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि फातमी, अब्बासी, सल्जूक, ये तीनों उस वक्त मौजूद थे। अब्बासी खिलाफत जो है, जो कि बनु उमैया की खिलाफत ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुई थी, और एक ज़माने में बहुत पावरफुल थी और दुनिया की सुपर पावर थी। ठीक है, इस वक्त तक आते आते वो कमज़ोर हो चुके थे। उनका 28वां खलीफा इस वक्त था, अल-मुस्तअज़िर। तो 28 बादशाह आने के बाद वो एक बहुत इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो फिगर हेड थे। जैसे हमारे मुल्क में हम कहें ना, जैसे हमारा सदर होता है तो बेचारा बड़ा मिस्कीन होता है ना, तो वो सिर्फ फिगर हेड था। असल पावर जो इस एरिया में थी वो सल्जूकों के पास थी, सल्जूक के पास थी। मोहम्मद इब्ने मालिक शाह जो है वो सल्जूकों का बादशाह था, मेन बादशाह। और बहुत सारे सल्जूक प्रिंसेस थे जिन्होंने अलग अलग टेरिटरीज पर मालिक कब्जा शाह किया जो सल्जूक का एक बहुत मेन कैरेक्टर गुजरा है, ठीक है। इसी तरीके से फातमी सल्तनत थी जो इस्माइलियों की थी, जो मिस्र में कायम हुई थी। ठीक। एक ज़माने में उनका भी बड़ा अरूज रहा था, बड़ी पावरफुल थी, मगर वो भी अब यहाँ तक आते आते डिके का शिकार हो चुकी थी। और उनका जो खलीफा था वो अल-मुस्तअली था। ठीक। इस वक्त ये शहर बैतुल मुक़द्दस जो है वो फातमियों के हाथ में था, और इफ्तिखारुद्दौला जो है वो शहर का गवर्नर था। जब सलीबियों ये कमज़ोर हुकूमत थी, कमज़ोर हुकूमत, अब तक कमज़ोर हो चुके थे। ठीक। इन फाइटिंग चली रही थी मुसलसल, एक सिविल वॉर थी ना ख़त्म होने वाली। सिविल वॉर, यहाँ भी सिविल वॉर, यानी एक तो सिविल वॉर वो थी जो सल्जूकों और फातमियों के दरमियान थी, ठीक है। और फिर वो वॉर थी जो खुद फातमियों के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन थी और सल्जूकों के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन थी। हर शहर पे एक बंदा था और वो चाहता था कि मेरी हुकूमत हो। बिल्कुल। तो जब वो बैतुल मुक़द्दस पे आए तो ज़ाहिर सी बात है कोई डिफेंड, 1 साल पहले ही आए थे। तो जब होता यह था कि जब आप एक किला फ़तह करते हैं तो फ़तह करने के प्रोसेस में आप उस किले को कमज़ोर कर देते हैं। अब आप उसको उसकी दोबारा फोर्टिफिकेशंस करनी होती है, और इसमें टाइम लगता है। आपको दोबारा से समझना होता है उस एरिया को, उस ट्रेन को, उसमें अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट बिठानी होती है। तो ये 1 साल पहले आए थे, कमज़ोर थे, ये किला आसानी से फ़तह हो गया। इस किले को फ़तह करने के बाद जो हुआ वो इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी ट्रेजिडीज़ में से एक है। अच्छा। इसको बड़ा गौर से सुनने की ज़रूरत है। जब सलीबी फ़ौज ने ये किला फ़तह किया है तो उन्होंने मुसलमानों को सबको कत्ल करने का फ़ैसला किया, बग़ैर किसी मर्सी के, बग़ैर किसी रहम के। और जो हाथ आया, जहाँ उन्हें मिला, मर्द औरत बच्चा, वो उसे कत्ल करते गए। अगेन मैं कहूँगा कि आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं आज के दौर से, बिल्कुल नज़र कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, उनका कोई फ़र्क नहीं होता, वो सबको कत्ल करते हैं। तो बैतुल मक़दस में तो उस टाइम ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे। बैतुल मुक़द्दस में फातमियों के अंडर सारे थे। तो ये क्या कर रहे थे कि ये यहूदियों को भी कत्ल कर रहे थे और मुसलमानों को भी। मुसलमानों ने जाकर मस्जिद अक्सा में पनाह ली, और ये सब तरफ से कत्ल करते करते मस्जिद अक्सा पहुँचे। मुसलमानों को लगा कि यार ये हमारी इबादत गाह है, ये कुछ एहतराम करेंगे, ये उसके अंदर भी घुस गए। और रेमंड ऑफ एगिलर्स एक तारीख जाने, जो रोमन साइड की मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, यानी ये मुसलमानों की कोई घड़ी भी नहीं है। रेमंड ऑफ एगिलर्स जो है उसने लिखा कि बाज़ मुकामात पे टखनों तक खून था, और ये उसका अपना बयान है कि बाज़ जगहों पर घुटनों तक खून था, क्योंकि 70,000 लोगों को जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर कत्ल किया गया था। तो 70,000 लोगों का खून कितना होता है। सिर्फ मुसलमानों के साथ ये नहीं हुआ, बल्कि यहूदियों ने अपने सिनेगॉग में पनाह ली, तो वो सब सिनेगॉग के अंदर थे, और इन्होंने पूरे सिनेगॉग को ही आग लगा दी, और वो सारे अंदर जलकर मर गए। इस तरीके से एक पूरी कंसोलिडेशन हो गई कि सबको मार दिया। जो कुछ लोग बचकर भाग सके, कोई किसी ने अपने आप को अपनी कीमत अदा कर दी, कोई बच सका तो वो बच गया। जब ये वाक़या हुआ तो अब ये कोई नहीं, तो जिस टाइम ये सब कुछ हो रहा है, मतलब मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके टखनों तक खून है, मुसलमानों को खून बहाया जा रहा है, तो उस वक्त भी क्या आज जैसे हालात थे?
कि कोई भी आलम इस्लाम से मदद करने के लिए तैयार नहीं था, या किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो इस रहा है? वक्त तो सिचुएशन ये थी कि जैसे आजकल तो एक दौर है ना कि हम लाइव देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, फ़र्क तो हमें फिर भी नहीं पड़ रहा, मगर हम देख लाइव रहे हैं, कम से कम देख तो रहे देख हैं। रहे हैं। उस वक्त ये था कि इन्फॉर्मेशन को पहुंचने में वक्त लगता था। ठीक है। तो एक एक मैं टेंजेंट पे जाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, जुम्मे के खुतबे में सब सुनते हैं उस्मान जामी अल कुरान, उस्मान अक्सर जामी अल लोग कुरान, जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं। ये बिल्कुल। हज़रत उस्मान को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हज़रत उस्मान ने अपने दौर में कुरान की एक स्टैंडर्डाइजेशन की थी, ठीक है, स्टैंडर्डाइज़ किया था। और फिर वो जो स्टैंडर्डाइजेशन की थी वो मसहफ़ बनाकर मुस्लिम एम्पायर के सारे बड़े शहरों में भिजवा दिए थे। उसके अलावा जो वर्जन्स थे उनको तल्फ़ करवा दिया था, क्योंकि लोगों के अपने पर्सनल लिखे हुए थे, उसमें कुछ मिस्टेक्स का चांस था। तो हुकूमत ने एक वर्जन बनाया और वो सारे कैपिटल्स में भिजवा दिया। ठीक है। हज़रत उस्मान का भेजा हुआ एक मसहफ़ इस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था, ओरिजिनल। ठीक है। उस मसहफ़ को किसी तरीके से मुसलमान बचाकर बैतुल मुक़द्दस से निकले और करीब जो सबसे बड़ा शहर पड़ता था वो था दमिश्क। वो दमिश्क पहुँचे। दमिश्क जब वो पहुँचे तो दमिश्क के एक आलिम दीन थे जो दमिश्क के काजी थे, अबू साद अल हरबी। अबू साद अल हरबी जो है, इनका ताल्लुक था हिराक, जिनको इब्ने साद भी कहा जाता है। इब्ने साद जिनको कहा जाता है, ठीक है। मगर ये दूसरे वाले इब्ने साद नहीं है, तारीख वाले इब्ने साद नहीं है। तब काते साद वाले नहीं। तब काते साद वाले नहीं। ठीक है। अबू साद इब्नुल हरबी जो है, इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान हिरात से था। तो अगेन एक पॉज लेते हैं कि एक अफ़गान हार्ट ऑफ अरेबिक वर्ल्ड में सबसे बड़े मुसलमानों के शहर उधर के दमिश्क के अंदर चीफ काजी थे। यानी कि मुसलमानों में जिस किस्म का रेसिज्म आज पाया जाता है, ये उस वक्त नहीं था कि एक अफ़गान एक अरब शहर का चीफ काजी हो सकता था। ठीक है, तो ये चीफ काजी मेरे नाजरीन को समझाने के लिए, चीफ काजी इज अ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस उस वक्त जो था ना, आजकल तो क्या है ना, हमारा जो ग्रैंड मुफ्ती है और जो चीफ जस्टिस है, ये दो अलग चीज़ें हैं। अलग चीज़ उस वक्त ऐसा नहीं था। ठीक उस है। वक्त ये एक होता था। तो जो आपका ग्रैंड मुफ्ती होता था एक वही होता आपका था शहर का नेक होता था। एक होता था और नेक होता था, ठीक। वही शहर का काजी भी होता था। इनका दर्स चल रहा था, इन्होंने सुना कि शोर हो रहा है, इन्होंने लोगों से पता किया है कि क्या हुआ है। तो अब ये वो लोग पहुँचे हैं जो उस सारे तशद्दुद, उस सारे मैसेकर से गुजरे हैं, बर्बाद हाल में एक मसहफ़ को बचा कर लाए, और इन्होंने पूरी कहानी दमिश्क के लोगों को सुनाई। जाहिर सी बात है उन पर क़यामत टूटी कि यार इतना बड़ा वाक़या मुसलमानों के एक इतने मुक़द्दस शहर में हो गया। अहले दमिश्क का क्या रिस्पॉन्स था? अहले दमिश्क का रिस्पॉन्स ये था कि शौक था सबसे पहले तो, और ये उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करें। तो अब होता ये है कि मुसलमानों को हमेशा गाइड किया है उलमा ने, वो उलमा जो सामने से फ्रंट से लीड करते हैं। तो अबू साद अल हरबी क्योंकि ग्रैंड मुफ्ती थे, क्योंकि काजी थे, तो उन्हें लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहते तो वो कहते हैं कि भाई जैसे तुम मेरे पास मसहफ़ लाए हो, यहाँ से लो और बगदाद चले जाओ, क्योंकि खलीफा भी बगदाद में था और सल्जुक सुल्तान भी बगदाद में था। गाइड कर देते कि भाई वो रास्ता तो आपको पता है, उधर निकलो। ठीक है। मगर उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना दर्स बंद किया, अपना मकतब बंद किया, और उन्हें लगा कि इस वक्त करने वाला काम ये है, और वो फ़ौरन बगदाद पहुँचे। बगदाद जाकर उन्होंने चाहा कि मैं खलीफा से मिलूँ, मगर वो कई दिन तक ट्राई करते रहे, खलीफा उन्हें नहीं मिला। यानी कि जो आज हमने एक बनाया हुआ ना कि अगर खिलाफत आती है तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो खिलाफत आने से मसाइल हल होंगे, मगर अगर अच्छा खलीफा होगा। तो खलीफा भी कभी आम इंसान की खलीफा तक रसाई तो एक अलग बात है, लेकिन काजी जो एक इलाके का चीफ जस्टिस है, वो भी खलीफा से नहीं मिल सकता। खलीफा तक रसाई नहीं, क्योंकि खलीफा के मसाइल और हैं, उसकी दिलचस्पियाँ और हैं, तो उसको इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जब इन्हें लगा कि यार किसी भी तरीके से मुझे ऑडियंस तो मिल नहीं रही है, और अब आए दूसरे शहर से हैं, तो ऑब्वियसली आप हर बंदे को तो नहीं पता शक्ल। उस ज़माने में तो यूट्यूब की वीडियोस तो नहीं बना रहे थे मुफ्ती साहब बैठ के। तो इनको ये था कि ये बात किसी तरीके से आवाम तक पहुँचे। तो इन्होंने एक बड़ा अजीब, बड़ा पिक्यूलियर सा तरीका अख्तियार किया। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक, इन्होंने सर मुंडवाया अपना, जो कि सोक की हालत रोज़ा में है, ये रमज़ान का महीना है। ये हालत रोज़ा में नहीं, क्योंकि ये सफ़र में है। ओके। हाँ, तो हम अज्यूम करते हैं कि शायद रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि जो आगे उन्होंने काम किया उसकी वजह से अज्यूम करते हैं कि शायद रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि सफ़र के अंदर आप ऑप्शनल होता है आपके ऊपर। सर मुंडवाया हुआ था इन्होंने, जो सोक की अलामत है। और ये इस हाल में मस्जिद में ग्रैंड मॉस्क ऑफ बगदाद में दाखिल हुए और सबसे आगे वाली सफ़ में चले गए, और जाकर इन्होंने, अब सब रोज़े से हैं, और जाकर इन्होंने खाना शुरू कर दिया उनके सामने, मस्जिद के अंदर रमज़ान के रोज़े के दौरान। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें इस तरह की चीज़ों पे एतराज़ आज भी बड़ा होता है, और उस वक्त भी तो सारे लोग एकदम से हंगामा हो गया मस्जिद में कि ये आप क्या कर रहे हो एक मुसलमानों के मुल्क में रमज़ान में, और आप मस्जिद में आके खाना शुरू हो गए। तो इन्हें वो अटेंशन मिल गई जिसकी ज़रूरत थी, जो अब तक नहीं मिल रही थी। व्हाट अ यूनिक आइडिया। तो PR Pro Max इन्होंने की। तो जब लोगों की अटेंशन इन्हें मिली और लोग बड़ा गुस्से में थे कि इन्होंने क्या हरकत की है, तो इन्होंने उनसे कहा कि आज
मुझे खाते हुए देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मगर जब मस्जिद अक्सा को आग लगाई गई, जब हज़ारों मुसलमानों का खून बहाया गया, तब तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? तो अभी तक तो मुसलमानों को पता ही नहीं था, हालांकि अब तक उन्हें खबर पहुंच जानी चाहिए थी, मगर मुसलमानों तक वो खबर नहीं पहुंची थी। और अबू साद अल हरबी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे ऑडिटर थे। तो जब ये बोलना शुरू हुए और लोगों को पता चला कि क्या हुआ है, क्योंकि ये पूरी कहानी सुनी हुई थी इन्होंने उन लोगों से जिन्होंने वो सब कुछ देखा था, उनकी आंखों के सामने बैतुल मुक़द्दस के लोगों के सामने हुआ था, उन्होंने अबू साद अल हरबी को सुनाई थी, और अबू साद ने मुसलमानों के सामने ये कहानी सुनाना शुरू की, तो मुसलमान रोना शुरू हो गए। खलीफा का चेंबर भी मस्जिद में था। इस वक्त तक क्या था कि खलीफा जो है वो लोगों से अब दूर हो चुके थे, और खलीफाओं का एक सीक्रेट चेंबर होता था जिसमें आके वो नमाज पढ़ते थे और सीक्रेटली ही निकल जाते थे, मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि कोई रास्ते में, जैसे आजकल इंग्लैंड में कुछ हमारे लीडरों को परेशान करते हैं लोग, या पाकिस्तान में कोई रोड पे चलता है तो उस ज़माने में भी बादशाहों को ये ख़तरा होता था कि यार कोई रोड पर चलते हुए हमारी वीडियो बना के यूट्यूब पर ना डाल दे, तो वो सीक्रेट चैम्बर्स में रहते थे। तो लोग रोना शुरू हो गए, खलीफा भी गालिबन उधर होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। तो जब लोग रोना शुरू हुए तो एक बहुत ज़बरदस्त लाइन जो है वो अबू साद अल हरबी ने अदा की, जो मैं रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब तलवारें जंग के अंगारों को दहकाएं, उस वक्त आंसू बहाना मर्द का सबसे नाकारा हथियार है। तो ये सोने के रूप से लिखे जाने के लायक लाइन है। तो जब ये इतना हंगामा हो गया तो खलीफा ने फाइनली उन्हें ऑडियंस दी कि आप आएँ और मुझसे बात करें। खलीफा ने तो अब ये खलीफा के पास पहुंचे। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, आपने क्योंकि इतना ज़बरदस्त उनकी बात बताई हमारी ऑडियंस को, तो ये जो बगदाद की मस्जिद के अंदर लोग मौजूद हैं, ये लोग तो उन हालात को नहीं देख रहे थे, फिर भी रो रहे थे, सुनकर रो रहे थे। तो हमारे लोग तो आज देख भी रहे हैं और फिर भी उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। तलवारें तो बहुत दूर की बात है। आजकल हमारे पास वो है क्राइंग इमोजी, वो भेज देते हैं। हम रोते नहीं है, क्राइंग इमोजी। जब फ़लस्तीन की कोई तस्वीर देखते हैं तो हम वो लगा देते हैं, और हमारी जिम्मेदारी हार्ट ब्रेक होता है, वो भेज देते हैं, दिल टूट गया ये देखकर। तो हमारे पास वो है, तो वो उस लाइन को चेंज कर सकते हैं कि फिर उस वक्त इमोजी लगाना इंसान की सबसे बेवकूफ़ाना हरकत है। तो खलीफा को सारी कहानी सुनाई। खलीफा से कहा कि भाई आप मुस्लिम दुनिया के खलीफा हैं, आप कुछ करें। तो खलीफा ने जो इसके बदले में जो काम किया ना, वो ऐसी सुन्नत है जो आज तक मुस्लिम दुनिया में चली आ रही है। और हालांकि बड़ी ट्रेजिक कहानी है, मगर इसके आखिर में एक पंच लाइन है, और मुझे लग रहा है खलीफा ने कोई दबंग काम कर दिया। मैंने वो पंच लाइन ऐड नहीं की, ये पंच लाइन हिस्ट्री ने ऐड की भी। तो अल मुस्ताज़िर जो 28वें खलीफा थे अब्बासी सल्तनत के, इन्होंने अबू साद अल हरबी से कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है, हम एक कमेटी बनाने का ऐलान करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो यकीन मानिए कि उन्होंने एक कमेटी बनाई कि जो देखेगी कि क्या कुछ हुआ है और सोच विचार करने के बाद फैसला करेगी कि किस तरह से हमें बैतुल मुक़द्दस को वापस हासिल करना है। तो कमेटी क्योंकि उन्होंने बना दी थी, और कमेटियों के साथ क्या होता है, बस कमेटी जब कोई काम ना करना हो तो कमेटी बनाई जाती है। ये वो खलीफा की सुन्नत है जो आज तक हमारे मुल्क में भी चली आ रही है। तो आई डोंट नो कि जुडिशल कमेटी थी या JIT थी, आई थिंक JIT होती तो फिर भी थोड़ी वो काम हो जाता है। तो उन्होंने कमेटी बनाई, क्योंकि कमेटी बनाई तो कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा जैसा कि होता है, ये उस वक्त से चला आ रहा है। तो अगेन जो मैंने जहाँ से बात शुरू करी थी कि हिस्ट्री सर्कल्स में चलती है, तो आपको लग रहा है ना कि ये हालात बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज के दौर के हालात हैं। मतलब कि बैतुल मक़दस जलाया गया, वहाँ से फिर दमिश्क से एक शख्स आया, एक आलिम दीन आए, एक काजी साहब आए, उन्होंने बगदाद के लोगों की अटेंशन हासिल करी और अपना मैसेज खलीफा तक पहुँचाया। जो मैसेज उन्होंने खलीफा तक पहुँचाया, उसके रिस्पॉन्स में, इस सारी जद्दोजहद की रिस्पॉन्स में, मुसलमानों की उन टखनों तक खून की रिस्पॉन्स में, उस खलीफा वक्त ने क्या किया कि एक कमेटी बना दी। तो ये हमारा पहला फेज़ है जिसे हमने कहा फॉल ऑफ जेरूसलम। इसके नतीजे में हमें ये सबक मिलता है, क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है सबक हासिल करने की, ठीक है। तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमारे गद्दारों ने नुकसान पहुँचाया, हमें कमज़ोर हमारे गद्दारों ने किया है। इसलिए हमें अगर दोबारा ऊपर आना है तो हमें पहले अपने गद्दारों पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर वो फ़िरोज़ ने वो किला फ़तह ना करवाया होता तो वहाँ ही क्रूसेड ख़त्म हो सकती थी। अगर वो लोग जिन्होंने, एक गवर्नर ने जब उन्हें खतूत लिखे कि भाई आप मेरी मदद करें, तो उन्होंने सोचा अच्छा है कि इसका किला फतह हो जाए। तो अगर उन लोगों ने अपने एक भाई के साथ गद्दारी नहीं की होती, एक मुसलमान भाई के साथ, तो ये सब नहीं होता। तो ये गद्दारी वाला जो एलिमेंट है, तो ये मीर जाफ़र, मीर सादिक के साथ हमें ये मीर फ़िरोज़ भी ऐड कर देना चाहिए। और ऐसे मीर बहुत है, हमारी पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो ये हमारा पहला फेज़ था कि सलेबियों ने इससे मुतालबा किया कि आप हल्ब की जामा मस्जिद के ऊपर क्रॉस लगाएं। किंगडम ऑफ जेरूसलम की एक्चुअल फौज के साथ मौदूद की जंग हुई, बैटल ऑफ सनाबरा कहते हैं उसे, बैटल ऑफ सनाबरा। तना से लियाकत अली खान को जो मारे, उसको कोई और मारे, फिर उसको कोई और मारे, तो ये वाली असैसिनेशन भी पुरानी है। यहाँ पर हमें ये सबक मिलता है कि अगर ये रिदवान की असैसिनेशन ना हुई होती तो अभी सलाउद्दीन, आप अंदाज़ा करें, पैदा भी नहीं हुआ।
अभी तक सलाउद्दीन का नामो निशान नहीं है। सलाउद्दीन के ठीक है। पैदा होने से पहले ही बैतुल मुकद्दस फतह हो गया होता। इसने जैसे इसको हुकूमत मिली तो इसने भी अपने 2 भाई मारे। तो ये तो मैंडेटरी था ना, जो भी बादशाह होता था एक आध भाई मारना पड़ता था। अगर वो अपने भाई ना मारे तो मेरे ख्याल है उसको क्वालिफाई नहीं करता था। जंग सरमादा भी कहते हैं, मगर बैटल ऑफ द फील्ड ऑफ ब्लड मुझे पर्सनली पसंद नहीं लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के कोई एपिसोड है, गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई एपिसोड लग रही है।